नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफ़ी चर्चा में है और सच कहूँ तो हमारी सबकी ज़िंदगी से जुड़ा है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईक्यू। और हमारे पास ना भावनात्मक बुद्धिमत्ता 2.0 किताब से कुछ बहुत ही अहम बातें हैं जिन पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये बातें सिर्फ किताबी नहीं है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि ईक्यू को समझना और उसे बेहतर बनाना क्यों इतना ज़रूरी है। कैसे ये हमारी सफलता और शायद उससे भी ज़्यादा हमारी खुशी के लिए एक तरह की मास्टर की हो सकती है। हाँ, और यही आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये ईक्यू आखिर है क्या और क्यों कुछ लोग या कुछ स्रोत यहाँ तक कह रहे हैं कि ये आईक्यू मतलब हमारी जो सोचने समझने की तार्किक शक्ति है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। ये बात थोड़ी चौंकाती है ना? क्योंकि बचपन से तो हम यही सुनते आए हैं कि भाई स्मार्ट बनो, तेज बनो। हाँ, ये सच है, स्मार्ट होना जरूरी है, कौन मना कर रहा है। लेकिन स्रोत यही इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ तेज दिमाग या किताबी ज्ञानी सब कुछ नहीं है। असल जिंदगी के जो भागदौड़ है ना, उसमें असली गेम चेंजर वो अक्सर ईक्यू ही निकलता है। ये वो काबिलियत है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, दूसरों के जज्बातों को पढ़ पाते हैं और फिर समझदारी से रिएक्ट करते हैं। तो हाँ, कह सकते हैं कि आईक्यू शायद दरवाज़ा खोल दे, पर अंदर टिके रहने और कामयाब होने के लिए तो ईक्यू चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहीं से पकड़ते हैं बात को। ये दावा कि ईक्यू आईक्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? क्या मतलब है इसका कि अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, आईक्यू एकदम हाई है, पर ईक्यू कम है, तो वो पीछे रह जाएगा, ऐसा? स्रोत इसी बात पे जोर दे रहे हैं। बिल्कुल, आप सोचिए ना, एक एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है, सर्जन है मान लीजिए, आईक्यू बहुत हाई है, लेकिन अगर वो ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेस नहीं झेल पाता, अपनी टीम से ठीक से बात नहीं कर पाता या मरीज के डर को नहीं समझ पाता, तो क्या उसकी वो सारी काबिलियत पूरी तरह काम आ पाएगी? शायद नहीं। तो आईक्यू आपको नॉलेज देता है, स्किल देता है, लेकिन ईक्यू उस नॉलेज और स्किल को सही टाइम पर सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्या कहते हैं क्षमता देता है, खासकर जब प्रेशर हो या हालात मुश्किल हो। ये बात तो समझ में आ रही है। मतलब ईक्यू सिर्फ अच्छा इंसान बनने वाली बात नहीं है, ये असल में परफॉर्मेंस से जुड़ा है, प्रभावशीलता से जुड़ा है। तो इसको थोड़ा और खोलते हैं। अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को पढ़ना और फिर प्रतिक्रिया देना। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर असल में कितना गहरा है ये। हाँ, देखिए सतह पर तो सरल लगता है, लेकिन इसमें कई परतें हैं। जैसे अपनी भावनाओं को समझना, इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब है ये पहचानना कि गुस्सा क्यों आया, किस बात पर आया, शरीर में कैसा महसूस हो रहा है, शायद पेट में कुछ गड़बड़ या कंधे अकड़ गए। ये है पहला स्टेप, जिसे स्रोत कहते हैं आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। ये ईक्यू की नींव है, फाउंडेशन है। बिना ये जाने के अंदर चल क्या रहा है, आप उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना? सही कहा, बिल्कुल सही। अगर पता ही नहीं कि गाड़ी किस तरफ जा रही है तो स्टीयरिंग व्हील कैसे संभालेंगे? तो ये हुई आत्मजागरूकता। ठीक है, इसके बाद क्या? मान लीजिए मुझे पता चल गया, भाई मीटिंग में बैठा हूं और मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है या गुस्सा आ रहा है, अब क्या करूं? हाँ, अब आता है दूसरा पिलर, आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट। ये जानने के बाद कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अगला कदम है उस भावना को संभालना, मैनेज करना। क्या आप उस फ्रस्ट्रेशन को हावी होने देंगे या आप थोड़ा रुककर शांत होकर सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है? क्या आप गुस्से में तुरंत कुछ कह देंगे या एक पल रुककर सोचेंगे कि सबसे सही तरीका क्या होगा बात करने का? आत्म प्रबंधन का मतलब है अपने इमोशनल रिएक्शंस पर, आवेगों पर थोड़ा काबू रखना, स्ट्रेस में भी शांत रहना और सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना। ये हमें जल्दबाजी में फैसले लेने से बचाता है। तो पहले खुद को समझना, सेल्फ अवेयरनेस, फिर खुद को संभालना, सेल्फ मैनेजमेंट। ये तो हो गई अंदर की बात, अपने आप से जुड़ी हुई। लेकिन ईक्यू का एक बड़ा हिस्सा तो दूसरों से भी जुड़ा है ना? बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा पिलर आता है, सामाजिक जागरूकता या सोशल अवेयरनेस। ये अब बाहर की दुनिया पर ध्यान देने की क्षमता है। क्या आप ये समझ पाते हैं कि कमरे में जो दूसरा व्यक्ति बैठा है वो कैसा महसूस कर रहा होगा, चाहे वो कुछ कह भी ना रहा हो? क्या आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज की टोन से उसके मूड का अंदाजा लगा सकते हैं? क्या आप उसके नजरिए को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं, भले ही आप उससे सहमत ना हो? इसमें एम्पैथी मतलब सहानुभूति का बहुत बड़ा रोल है।
दूसरों के जज्बातों को महसूस करने की काबिलियत। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, खासकर जब आप टीम में काम कर रहे हो या किसी भी रिश्ते में। अगर हम समझ ही नहीं पा रहे कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी। एकदम। और देखिए, जब आप खुद को समझते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को संभाल पाते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, और दूसरों को भी समझ सकते हैं, सोशल अवेयरनेस, तब आप चौथे पिलर के लिए तैयार होते हैं। वो है संबंध प्रबंधन, यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये इन सारी समझ का इस्तेमाल करके मजबूत हेल्दी रिश्ते बनाने और निभाने की कला है। इसमें आता है साफ साफ अपनी बात कहना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना, अगर कोई मतभेद है तो उसे सुलझाना, मिलकर काम करना, ये सब। तो ये चारों पिलर एक तरह से जैसे सीढ़ी के स्टेप्स हैं। पहले खुद पर काम, फिर दूसरों को समझना, और आखिर में सबके साथ मिलकर बेहतर रिश्ते बनाना। और स्रोत कहते हैं कि इन चारों में महारत हासिल करना जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करता है। हाँ, स्रोत इसे कंप्लीट टूलकिट की तरह देखते हैं। ये चारों मिलकर हमें वो काबिलियत देते हैं जिससे हम न सिर्फ मुश्किलों का सामना कर पाते हैं, बल्कि कई बार तो उन्हें अवसरों में भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे दिखता है? मतलब कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है? क्योंकि कई बार ये बातें ना थोड़ी हवा हवाई सी लगती हैं। नहीं, स्रोत इससे बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, ऑफिस में आपका कोई कलीग है जो बार बार आपके काम में कमी निकालता है। अब जिसका EQ कम होगा वो शायद चिढ़ जाएगा, बहस करने लगेगा या मन में उसके लिए कड़वाहट पाल लेगा। लेकिन जिसका EQ हाई है वो शायद पहले अपनी झुंझलाहट को पहचानेगा, सेल्फ अवेयरनेस, फिर उस पर काबू करेगा, सेल्फ मैनेजमेंट। फिर शायद वो सोचेगा कि ये कलीग ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो खुद इनसिक्योर है या वाकई उसे कोई वैलिड पॉइंट दिख रहा है, सोशल अवेयरनेस। और फिर वो शायद शांति से सीधे उस कलीग से बात करके मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये फर्क तो साफ दिख रहा है। एक सिचुएशन टेंशन और झगड़े की तरफ जा सकती है, दूसरी शायद समाधान की तरफ। या घर का ही उदाहरण ले, जैसे आजकल होता है, कोई टीनेज बच्चा है, अचानक चुप रहने लगा है। हाँ बिल्कुल, तो अब सिर्फ डांटने या बार बार कुरेदने से शायद बात ना बने। EQ आपको धैर्य रखने में मदद करेगा, सेल्फ मैनेजमेंट। बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, उसके व्यवहार में जो बदलाव आ रहे हैं उन पर ध्यान देने में मदद करेगा, सोशल अवेयरनेस। और फिर शायद सही समय देखकर बिना दबाव डाले प्यार से पूछने के लिए प्रेरित करेगा कि बेटा क्या बात है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये छोटी छोटी लगने वाली प्रतिक्रियाएं रिश्तों पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। स्रोत में मॉर्गन हाउसल की किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी का जिक्र भी आया है। ये कनेक्शन बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। पैसे और भावनाओं का क्या कनेक्शन? ये एक बहुत अच्छी तुलना है जो स्रोत करते हैं। हाउसल क्या कहते हैं कि पैसे के मामले में कामयाब होने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज से ज्यादा जरूरी आपका व्यवहार है, आपका बिहेवियर है। आप भले दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हों, लेकिन अगर आप डर या लालच में आकर गलत टाइम पर खरीदते या बेचते हैं तो आप पैसा गंवा देंगे। आपका व्यवहार, आपकी भावनाएं आपके ज्ञान पर हावी हो जाती हैं। अच्छा, और यही बात EQ पर भी लागू होती है। मतलब आप कितने भी बुद्धिमान हों, IQ हाई हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेस, डर, गुस्सा, इन भावनाओं के आगे हार मान लेते हैं और गलत व्यवहार कर बैठते हैं, तो आपकी सारी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल, व्यवहार ही कुंजी है। बिहेवियर इज की। EQ आपको अपनी भावनाओं को समझने और मैनेज करने में मदद करता है ताकि आप सोच समझकर व्यवहार कर सकें, न कि सिर्फ भावनाओं के बहाव में बहकर कोई कदम उठा लें। चाहे वो ऑफिस की कोई ज़रूरी प्रेजेंटेशन हो या किसी क्लाइंट से मुश्किल बातचीत हो या घर पर कोई सेंसिटिव मुद्दा हो, आपका इमोशनल बैलेंस आपके नतीजों पर सीधा असर डालता है। स्रोत का सार यही है कि EQ हमें चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालने और उन्हें सीखने के मौकों में बदलने की ताकत देता है। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि EQ वाकई कोई सुपर पावर जैसा है, लेकिन क्या ये कुछ खास लोगों में ही होता है, किस्मत की बात है, या इसे कोई भी डेवलप कर सकता है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? उम्मीद है या निराशा? यहाँ बहुत अच्छी खबर है। स्रोत बहुत साफ कहते हैं कि EQ कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई जन्मजात गुण नहीं है जिसे बदला ना जा सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक स्किल है, एक कौशल जिसे सीखा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। जैसे आप कसरत करके अपनी मसल्स बनाते हैं ना, वैसे ही प्रैक्टिस से, अभ्यास से EQ को भी मजबूत किया जा सकता है। अरे वाह,
ये तो बहुत ही राहत की बात है। मतलब अगर किसी को लगता है कि भाई मैं अपनी भावनाओं को ठीक से संभाल नहीं पाता या मुझे दूसरों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो वो इस पर काम कर सकता है। तो फिर इसे बनाने के तरीके क्या हैं? स्रोत ने कुछ इमोशनल जिम के व्यायाम बताए हैं क्या? हाँ, बताए हैं। और ये तरीके काफी प्रैक्टिकल हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में किए जा सकने वाले। पहला है अपनी भावनाओं पर ध्यान देना और उन्हें नाम देना सीखना। स्रोत ये सुझाव लेते हैं कि दिन में एक आध बार रुककर खुद से पूछें, मैं अभी ठीक ठीक कैसा महसूस कर रही हूँ, और फिर उस भावना को पहचानने की कोशिश करें। क्या ये झुंझलाहट है या निराशा है या चिंता है या खुशी है या कुछ और है? सिर्फ इतना करने से ही सेल्फ अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, रात को सोने से पहले या दिन के अंत में नोट करें कि आज कब कब क्या महसूस हुआ और शायद क्यों हुआ। अच्छा, और दूसरा तरीका जो आजकल काफी सुनने में आता है, माइंडफुलनेस या ध्यान, इसका क्या रोल है ईक्यू बढ़ाने में? माइंडफुलनेस आपको अपनी भावनाओं और जो शारीरिक संवेदनाएं हैं उनको बिना जज के, बिना अच्छा बुरा कहे बस देखना सिखाता है। जैसे अगर गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को बुरा मानकर दबाने या उससे लड़ने के बजाय बस ये महसूस करना कि अच्छा, शरीर में कहाँ टेंशन हो रही है, सांस कैसे चल रही है। ये आपको अपनी भावनाओं से एक हेल्दी दूरी बनाने में मदद करता है, जिससे आप उन पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सोच समझ कर जवाब दे पाते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट दोनों को बेहतर बनाता है। तीसरा तरीका सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर करने में शायद सबसे मुश्किल हो, सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सुनने के बजाय ना अपने जवाब की तैयारी में लगे रहते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरी तरह से 100% सामने वाले पे ध्यान देना। वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। बीच में टोका टाकी नहीं करना, उसकी बात खत्म होने पर उसे शायद संक्षेप में दोहराना, ये कंफर्म करने के लिए कि आप सही समझें या नहीं। ये सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे सामने वाले को लगता है कि हाँ, मुझे सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। और चौथा तरीका है फीडबैक मांगना और उसे खुले दिल से स्वीकार करना। ये तो हिम्मत का काम है भाई। बिल्कुल है, लेकिन अपने विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने भरोसेमंद दोस्तों से, परिवार वालों से या कलीग से पूछना कि उन्हें आपका इमोशनल व्यवहार कैसा लगता है, या किसी खास सिचुएशन में आपकी प्रतिक्रिया उन्हें कैसी लगी थी। और फिर जो भी फीडबैक मिले उसे डिफेंसिव हुए बिना सुनना और उस पर विचार करना। ये आपको अपने उन ब्लाइंड स्पॉट्स को देखने में मदद करता है जो आप खुद नहीं देख पाते। ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 4 मुख्य अभ्यास हो गए: भावनाओं को पहचानना और लिखना, माइंडफुलनेस, एक्टिव लिसनिंग और फीडबैक लेना। स्रोत ने इसे इमोशनल जिम कहा। ये उपमा मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल सटीक है। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए लगातार जिम जाना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है, वैसे ही ईक्यू बढ़ाने के लिए इन अभ्यासों को रोजमर्रा की जिंदगी में लाना होगा। जी हाँ, ये कोई एक बार का कोर्स या एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक लाइफस्टाइल चॉइस है कह सकते हैं। और इसका नतीजा स्रोत बताते हैं कि जिन लोगों का ईक्यू ज्यादा होता है वे न सिर्फ अपने काम में ज्यादा सफल होते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी में ज्यादा शांति होती है, संतोष होता है और उनके रिश्ते भी ज्यादा गहरे और मजबूत होते हैं। वे तनाव को बेहतर ढंग से झेल पाते हैं और मुश्किलों से जल्दी उभर भी जाते हैं। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को अब समेटते हैं। हमने भावनात्मक बुद्धिमत्ता 2.0 के नजरिए से समझा कि ईक्यू क्या है। ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से मैनेज करने की क्षमता है। ये सिर्फ महसूस करना नहीं है, बल्कि समझदारी से व्यवहार करना है। हाँ, और हमने इसके 4 स्तंभों को जाना: सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना; सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को संभालना; सोशल अवेयरनेस, दूसरों को समझना; और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्ते निभाना। ये चारों मिलकर हमें जीवन की चुनौतियों का बेहतर सामना करने में मदद करते हैं। और सबसे जरूरी बात जो निकल कर आई वो ये कि ईक्यू कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है। इसे इमोशनल जिम में अभ्यास करके, जैसे भावनाओं पर ध्यान देकर, माइंडफुलनेस से, एक्टिव लिसनिंग से और फीडबैक के जरिए मजबूत किया जा सकता है। तो निष्कर्ष काफी स्पष्ट है। आईक्यू जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। वो आपको शायद रेस में शुरुआत दिला सकता है, लेकिन जीवन की जो लंबी दौड़ है, जो मैराथन है, उसमें आगे बढ़ने, सफल होने और शायद सबसे बढ़कर एक संतुलित और संतुष्ट जीवन जीने के लिए
ईक्यू शायद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। बिल्कुल। तो आज की बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है, स्रोत हमें ईक्यू बनाने के कई तरीके बताते हैं। माइंडफुलनेस, एक्टिव लिसनिंग, भावनाओं को लिखना, फीडबैक लेना। जरा सोचिए, आज आपके सामने जो भी कोई खास व्यक्तिगत या प्रोफेशनल चुनौती है, उसे बेहतर ढंग से संभालने के लिए इनमें से कौन सा एक अभ्यास, सिर्फ एक, सबसे ज्यादा मददगार हो सकता है? बस उस एक अभ्यास को चुनकर उसे आजमाने के बारे में क्या ख्याल है?